राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी में 3 भाषाएं सीखने की व्यवस्था करने के बाद केंद्र और तमिलनाडु सरकार के बीच शुरू हुआ हिंदी तमिल विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा है कि राज्य भाषा की एक और लड़ाई के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि प्रदेश पर हिंदी थोपकर केंद्र सरकार भाषा युद्ध के बीज बो रही है। डीएमके नेता कन्निमोझी ने भी कहा है कि उनकी आपत्ति भाषा को लेकर नहीं बल्कि केंद्र द्वारा हिंदी को थोपने को लेकर है। इस बीच तमिलनाडु के स्टेशनों पर हिंदी में लिखे गए नामों पर कालिख पोत दी गई है। इस विवाद के आग में घी डालने का काम तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के एक्स अकाउंट से किए गए पोस्ट ने कर दिया। दरअसल स्टालिन ने अपने पोस्ट में भोजपुरी, मैथिली, अवधी, गढ़वाली और न जाने कितनी भाषाओं की वकालत की। उनका कहना है कि अखंड हिंदी पहचान के दबाव में प्राचीन मातृभाषाओं को मार दिया गया है। यूपी और बिहार केवल हिंदी हृदय स्थल नहीं रहे हैं, उनकी भाषाएं अब केवल अतीत की निशानियां हैं। तमिलनाडु इसीलिए विरोध कर रहा है क्योंकि हमें पता है कि यह कहां जाकर खत्म होता है। अब आपको अपने इस खास वीडियो में तमिल भाषा के इतिहास के बारे में बताएंगे, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कितनी पुरानी है तमिल भाषा। तमिल को न केवल भारत बल्कि दुनिया की प्राचीन भाषाओं में से एक माना जाता है। कई इतिहासकारों का कहना है कि तमिल ही दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। मान्यता है कि करीब 5000 साल पहले तमिल भाषा की उत्पत्ति हुई थी। दूसरी ओर कई विद्वान मानते हैं कि तमिल का इतिहास 2300 साल से अधिक पुराना है। इसको द्रविड़ भाषा का दर्जा मिला है। इस भाषा के लिखित सबूत 3री शताब्दी ईसा पूर्व से पहले से मिलते हैं। व्योन की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि तमिल दुनिया की सबसे पुरानी लिखित भाषा है। राइटिंग सिस्टम में तमिल को दुनिया की सबसे पुरानी लिखित भाषाओं में से एक माना जाता है। ऐसे में तमिल की उत्पत्ति पर भले अलग अलग मत हो, पर लिखित भाषा के रूप में इसे प्राचीन भाषाओं में स्थान हासिल है। जहां तक संस्कृत की बात है तो सभी हिंदू धर्म ग्रंथों में इसी का इस्तेमाल मिलता है। प्राचीन भारतीय साहित्य में भी इसका इस्तेमाल पाया जाता है। यह एक इंडो आर्यन भाषा है जिसको दुनिया की प्राचीनतम भाषा का दर्जा मिला है। इसका इतिहास लगभग 3500 साल पुराना बताया जाता है। संस्कृत के विद्वानों का मानना है कि इसी भाषा ने हिंदी, बंगला और मराठी जैसी कई भारतीय भाषाओं को प्रभावित किया है। संस्कृत को ही सभी मुख्य भारतीय भाषाओं की जननी भी माना जाता है। हालांकि बेहद समृद्ध संस्कृत का व्याकरण काफी जटिल है। वैसे संस्कृत भाषा की शब्दावली ज्यादा विकसित है। हिंदी की बात करें तो इसका विकास ही संस्कृत से हुआ है। ऐसे में इसे एक आधुनिक भारतीय भाषा माना जाता है। कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो संस्कृत और तमिल दोनों ही भाषाओं को समकालीन बताते हैं। 2 राज्यों और 2 देशों की आधिकारिक भाषा के बारे में बात करते हैं। जहां तक तमिल बोलने वालों की संख्या की बात है तो यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी भाषा है। तमिलनाडु और केंद्र शासित पौंडीचेरी की आधिकारिक भाषा तमिल ही है। सिंगापुर और श्रीलंका में तमिल भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला है। दक्षिण भारतीय राज्यों कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी तमिल बोली जाती है। म्यांमार, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और मॉरिशस सहित कई देशों में रहने वाले तमिल प्रवासी भी यही भाषा बोलते हैं। भारत के संविधान की 22वीं अनुसूचित में शामिल भाषाओं में से एक तमिल भी है। एक अनुमान है कि तमिल का पहली भाषा के रूप में 6 करोड़ 80 लाख लोग प्रयोग करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से तमिल के पास कुल 5 इंसाइक्लोपीडिया है। इतने इंसाइक्लोपीडिया दुनिया की किसी भी दूसरी भाषा के पास नहीं है। अन्य भाषाओं की तुलना में तमिल की वर्णमाला छोटी होती है। इसमें केवल 12 स्वर और 18 व्यंजन होते हैं। हालांकि भारतीय साहित्य के विकास में तमिल साहित्य का कम योगदान रहा है। अब आपको बताएंगे कि भाषा कैसे बनती है। भाषा बनने की प्रक्रिया काफी लंबी होती है, या यूं कहें कि भाषा निर्माण की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाग शब्द से हुई है। भाग का मतलब है बोलना, यानी मनुष्य के पहली बार बोलने से ही भाषा का जन्म हुआ। इससे पहले मनुष्य अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए संकेतों और भाव भंगिमाओं का सहारा लेता रहा। फिर पूरा पाषाण काल में सांकेतिक चित्रों का इस्तेमाल किया जाने लगा। उसके बाद धीरे धीरे मनुष्य बोलने लगा, जिसे बोली कहा जाता है। फिर उन बोलियों के लिए चिन्ह विकसित किए गए और बोली को लिखा पढ़ा जाने लगा। समय के साथ इसके लिए नियम बनाए गए जिन्हें व्याकरण कहा जाता है। व्याकरणबद्ध लिखित बोली को भी भाषा कहा गया है। आजादी के समय से ही चला आ रहा भाषा विवाद, जी हाँ, भाषा का विवाद नया नहीं है। देश की आजादी के समय से ही हिंदी को विवादों का सामना करना पड़ रहा है।
संविधान बनाने की सुगबुगाहट शुरू होने पर एक राष्ट्रभाषा बनाने की चर्चा हुई तो सबसे पहला नाम हिंदी का ही सामने आया। फिर संविधान को लिखने के लिए किस भाषा का इस्तेमाल हो, इस पर विवाद हुआ। दक्षिण भारतीय प्रतिनिधि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरोध में खड़े हो गए और यह केवल राज्य भाषा बनकर रह गई। तब से अलग अलग राज्यों में हिंदी का विरोध होता रहा है। दक्षिण भारतीय राज्यों खासकर तमिलनाडु में तो पिछले 6 दशकों से हिंदी का विरोध होता रहा है। राजनीतिक कारणों से बांग्ला भाषी राज्य पश्चिम बंगाल में भी हिंदी को विरोध का सामना करना पड़ा था। तब भी रेलवे स्टेशनों और सार्वजनिक स्थानों पर हिंदी में लिखावट पर काली पोती गई थी। हालांकि हाल के वर्षों में इस तरह का कोई बड़ा विरोध सामने नहीं आया था, पर एनईपी के ट्राई लैंग्वेज सिस्टम को लेकर एक बार फिर से तमिलनाडु ने विवाद को जन्म दे दिया है। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को देवनागरिक लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा स्वीकार किया था, जो देश के कई राज्यों में बोली जाती है। यही नहीं, त्रिनिदाद और टोबैगो, सूरीनाम, नेपाल, मॉरिशस, गुयाना और फिजी जैसे देशों में भी हिंदी का बोलबाला है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका समेत दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जहां हिंदी भाषी प्रवासी रहते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। आज यह दुनिया की चौथी सबसे बोली जाने वाली भाषा बन चुकी है। इसको बोलने वालों की संख्या 500 मिलियन से भी ज्यादा बताई जाती है। साल 2011 में हुई जनगणना के अनुसार देश में 43.63% लोग हिंदी बोलते हैं।